अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस, एक्रूअल। अभी तक मैंने FAR 1 का ऑफिशियली सिलेबस शुरू नहीं किया। पहले आपको वो डबल एंट्री का एक ओवरव्यू दिया था कुछ चीज़ें इंश्योर करने के लिए, और उसके बाद अब ये एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा हूँ। एक्सपेंसेस और इनकम्स ये होती हैं फॉर द ईयर, परफॉर्मेंस है। अगर सैलरी एम्प्लॉय को पे की जा रही है तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सैलरी पे की जा रही है, सैलरी डेबिट 20,000, कैश क्रेडिट 20,000। कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है? कैश पे कर रहे हैं, एसेट कम हो रहा है। सैलरी क्यों डेबिट हो रही है? एक्सपेंस बढ़ रहा है। चूंकि एक्सपेंसेस और इनकम्स का ताल्लुक फॉर द ईयर से होता है। अगर जून का महीना, जून 2021, ये एक अलहदा ईयर था और अब एक अलहदा ईयर शुरू हो जाएगा इसके बाद, ये एम्प्लॉय की सैलरी उसको जून के महीने में काम करने की मिल रही है। इस 20,000 रुपए की परफॉर्मेंस जून के महीने में उस एम्प्लॉय से हमें काम लेना है, सर्विस लेना है, लेकिन हम ये पैसे उसको दे रहे हैं 4 जुलाई को। इस एंट्री में क्या हर्ज है या कोई हर्ज नहीं है? इस एंट्री को 4 जुलाई को करने में क्या हर्ज है? कैश नहीं दिया? दे तो दिया। अच्छा, अब जब एतराज ये है कि ये सैलरी चूंकि जून के महीने की है तो फिर ये एंट्री जून में आनी चाहिए, कह रहे हैं जून में कर देते हैं। 30 जून को कर देता हूं मैं। सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट 20,000। अब ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं तो इसमें क्या हर्ज है? अब सैलरी खींचनी थी तो ये तो आना था। हाँ जी, कैश जब दिया ही नहीं तो फिर क्रेडिट क्यों करें? तो फिर एंट्री रहने देते हैं, फिर ये कर लेते हैं। मसला ये है कि सैलरी एक एक्सपेंस का डेबिट होना एक और चीज है, कैश एक एसेट का क्रेडिट होना एक और चीज है। कैश पे होगा तो ही हमारा एसेट कम होगा, तो जब पे हो ही 4 जुलाई को रहा है तो इसने तो 4 जुलाई को ही क्रेडिट होना है। लेकिन सैलरी एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस और इनकम्स परफॉर्मेंस शो करते हैं, और ये फॉर द ईयर, यानी ये किसी ना किसी पीरियड से, किसी ना किसी महीने, किसी ना किसी ईयर से रिलेट कर रही है। अगर इस एंट्री को हम 4 जुलाई को कर दें तो उसमें खामी, गलती क्या लग रही है कि जब हमारा बिजनेस का ओनर हमसे कहेगा कि 2021 की मुझे परफॉर्मेंस बताओ, तो इस एम्प्लॉय ने मेहनत 21 में की है, जून में उसकी मेहनत, उसकी सर्विस हमें जून में मिली है, बिजनेस में उसने मेहनत जून में की है, सारे जो सिर्फ हमें काम लेने थे वो जून में लिए हैं। लेकिन इस एंट्री को 4 जुलाई में करने से एक जून में ली गई खिदमत जो कि है ही फॉर द मंथ ऑफ जून, उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड होने से रह जाएगा। ये बात थोड़ी लंबी हो गई। जब इस एम्प्लॉय ने सर्विस दी ही जून में है, उसकी ये परफॉर्मेंस ही जून की है, तो इस सैलरी को एक्सपेंस कब नजर आना चाहिए? जून में। तो इस पेमेंट की एंट्री में से जो कैश का कम होना है वो 4 जुलाई को ही होना चाहिए, लेकिन जो सैलरी एक्सपेंस है ये डेबिट जुलाई में होना सही नहीं है। जहां जिस पीरियड में इससे सर्विस ली गई है, देखें बिजनेस खर्चा करता ही क्यों है? मैं एक्सपेंस नहीं कह रहा, कोई भी खर्चा, बिजनेस खर्चा करता ही क्यों है? बिजनेस कोई खर्चा करता ही तब है। अच्छा, ये बिजनेस जो होता है ना, ये तो हम इंडिविजुअल है ना कि मजे के लिए, खुशी के लिए खर्चा कर रहे हैं। बिजनेस मजे खुशी के लिए खर्चे नहीं करते। बिजनेस का मकसद क्या है जिंदगी का? तो बिजनेस कोई खर्चा करता ही तब है जब उससे उसने बेनिफिट लेना होता है। एक्सपेंस खर्चा है, एसेट खरीदना भी एक खर्चा है। क्या फर्क है दोनों में? देखें, गाड़ी खरीदी है वो भी खर्चा है, बिजली का बिल दिया है ये भी खर्चा है,
तो एसेट और एक्सपेंस है तो दोनों खर्चे, तो फिर इनमें फर्क क्या है? ना फिर ऐसी बातें ना करो। लायबिलिटी कहां से आ गई? मैंने कहा है खर्चा, बिजली का बिल ये भी एक खर्चा है, बिल जमा कराया है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, चलो गाड़ी की बात कर लेते हैं, गाड़ी की पेट्रोल डलवाना भी खर्चा है, गाड़ी खरीदना भी खर्चा है, तो इसका मतलब एक्सपेंस भी एक खर्चा है, एसेट भी एक खर्चा है। तो फर्क क्या दोनों में? यानी लॉन्ग टर्म। अच्छा, और अच्छा, हाँ सही है। और इधर कौन और बताना चाह रहा था जी? फिजिकली रिटेन कर सकते हैं। अच्छा, और एक्सपेंस? पेट्रोल फिजिकली नहीं होता हमारे पास क्या? यानी बात लॉन्ग टर्म की है। अच्छा, कौन? डेप्रिसिएशन क्या होती है यार? भी तो ऐसी अजीब अजीब बातें ना बोलो। डेप्शन कहाँ से आगे? मैं अभी डेबिट क्रेडिट से आगे बढ़ा, मैं भी बिल्कुल एक्रूअल बता रहा हूँ, डेप्रिसिएशन। हाँ जी, और कोई? मैंने पूछा है कि जब खर्चा, एक्सपेंस भी एक खर्चा है, एसेट भी एक खर्चा है, तो फिर इन दोनों में फर्क क्यों है? ये जितने जवाब आए ये किसी ना किसी हद तक सही हैं, वैसे आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ये एसेट बिजनेस की मर्जी है, मिल्कियत है। अच्छा है, और अच्छा चले ये भी नजरिया ठीक है जी। और यहाँ कोई? जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी में हम उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन एसेट पे हम लॉन्ग टर्म। अच्छा, नहीं लॉन्ग टर्म, अच्छा ठीक है। और ठीक है, जो समझ आता है बोले ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, गलत है सही है बताएं तो सही अपने कॉन्सेप्ट। इधर से भी कोई मुझे लगा था आवाज निकलने लगी थी। सर एसेट हमारी पोजीशन को शो करते हैं, एक्सपेंस परफॉर्मेंस को शो करते हैं। अच्छा चलें, ये भी बात ठीक है। चले ठीक है जी, सारे सबने कहीं ना कहीं ठीक ठीक बताया है। बीच में जो गलतियां वो मैं बता देता हूँ। एसेट भी एक खर्चा है और एक्सपेंस भी खर्चा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक्सपेंस वो खर्चा है, ठीक बताया सामने, एक्सपेंस वो खर्चा है। अच्छा, इससे पहले एक और बात, बिजनेस खर्चा करता ही उससे बेनिफिट लेने के लिए, बिजनेस बगैर बेनिफिट के खर्चा नहीं करता। एम्प्लॉय को सैलरी क्यों देनी है? तरस खा के उस पर, फिर उसने काम किया, उसने सर्विस ली है। बिजनेस बिजली का बिल क्यों दे रहा है? बिजली इस्तेमाल की है। पेट्रोल क्यों डलवा रहे हैं गाड़ी में? पेट्रोल इस्तेमाल करना है। गाड़ी खरीद क्यों रहा है? बिजनेस, बिजनेस काम के लिए इस्तेमाल करनी है। तो वो खर्चा जिसका बेनिफिट मिल चुका वो एक्सपेंस है, और जिसका बेनिफिट अभी फ्यूचर में मिलेगा वो एसेट है। मेन कॉन्सेप्चुअल फर्क ये है जी। नहीं, उसको अभी मैं इस कॉन्सेप्ट से जब रिलेट करूंगा ना, इसमें फिर इसका जवाब आएगा। वो खर्चा जिसका बेनिफिट मिल चुका वो एक्सपेंस है, और जिसका बेनिफिट अभी फ्यूचर में मिलना है वो एसेट है। गाड़ी में पड़ा हुआ पेट्रोल, हाँ एसेट है, बिल्कुल एसेट है। स्टोर में पड़े हुए टिश्यू के डब्बे जो भी इस्तेमाल में नहीं हुए, एसेट है। लेकिन टिश्यू इस्तेमाल हो चुके, अब वो जो खरीदे थे वो इस्तेमाल हो चुके, ये एक्सपेंस है। गाड़ी कहाँ चलेगी है? नहीं बेच दी तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना, बेच दी। तो वो खर्चा जिससे बेनिफिट मिल चुका एक्सपेंस है, और वो खर्चा जिससे बेनिफिट अभी फ्यूचर में मिलेगा। लॉन्ग टर्म जरूरी नहीं है। ये जो बच्चे लॉन्ग टर्म कह रहे थे, ये असल में ये समझ रहे थे शायद मैं करंट और नॉन करंट एसेट्स पूछ रहा हूं। वो तो नॉन करंट एसेट है जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना होता है। तो वो खर्चा जिसका बेनिफिट मिल चुका वो एक्सपेंस है, वो खर्चा जिसका बेनिफिट मिलना है वो एसेट है। यहां तक ओके। एक कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक रूल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट तकरीबन एक जैसी बात है। अकाउंटेंट की जिंदगी का मकसद, अकाउंटिंग की जिंदगी का मकसद, अकाउंटिंग क्यों हो रही है भाई? ट्रांजैक्शंस क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? रिपोर्ट करने के लिए ना, रिपोर्ट करने के लिए। और आपके लेवल पे मैंने कहा था कि आपके लेवल पे रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है? एक साल, एक साल। तो 2021 एक ईयर है जिसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या बता रही होगी? परफॉर्मेंस फॉर द पूरा 2021। और फाइनेंस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या बता रही होगी? 2021 के एंड की पोजीशन। ठीक है जी। सही परफॉर्मेंस तब पता चलेगी कि एक्सपेंस और इनकम, बल्कि चले पहले एक्सपेंस, क्योंकि बात अभी एक्सपेंस की कर रहा हूं, उस पीरियड में एज एन एक्सपेंस आए जिसमें इससे बेनिफिट लिया जा रहा है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट अक्रूवल भी ऐसा ही है। दोबारा, एक्सपेंस को उस पीरियड में एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए जब उससे रिलेटेड बेनिफिट बिजनेस कंज्यूम कर रहा है। एक्सपेंस को उस पीरियड में एक्सपेंस मानना चाहिए, या मैं वर्ड और चेंज करता हूं, खर्चे को उस पीरियड में एक्सपेंस मानना चाहिए जिस पीरियड में बिजनेस उससे बेनिफिट ले रहा है।
ये ट्रांजैक्शन एक हो रही है, सैलरी पे हो रही है, लेकिन दो अलग अलग अकाउंट नजर आ रहे हैं। ये डेबिट होना क्या बता रहा है कि एक एक्सपेंस है, ये क्रेडिट होना क्या बता रहा है कि पैसे जा रहे हैं। इसका मतलब एक्सपेंस होना और उसकी पेमेंट होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये असल में जान है इस कॉन्सेप्ट की कि आप ये बस किसी तरह फर्क कर पाए कि एक्सपेंस एक अलग चीज है और उसकी पेमेंट होना एक अलग चीज है। अगर आप इनमें फर्क समझ पाए तो फिर मेरे लिए आगे बात आसान है। ट्रांजैक्शन कहने में ये एक है, सैलरी दे रहे हैं, लेकिन इसमें दो अलग अलग वक्त हैं। देखें कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंस है। कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कैश पे हो रहा है। एक्सपेंस डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंस इनकर हो रहा है। सैलरी इसलिए डेबिट हो रही है क्योंकि कैश दे रहे हैं। कैश इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है। नहीं, तो कैश का क्रेडिट होना किस चीज को शो कर रहा है, पैसे जाने को। सैलरी का डेबिट होना किस चीज को शो कर रहा है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, एक्सपेंस उस पीरियड में एक्सपेंस बनना चाहिए जिस पीरियड में उसका बेनिफिट कंज्यूम किया जा रहा है। एम्प्लॉय की सैलरी का बेनिफिट क्या है, उसकी सर्विसेज। गाड़ी का पेट्रोल, इसका बेनिफिट क्या है, पेट्रोल यूज होना। स्टेशनरी का बेनिफिट क्या है, स्टेशनरी यूज होना। बिल्डिंग के रेंट का बेनिफिट क्या है, बिल्डिंग इस्तेमाल के लिए अवेलेबल होना। अगर हम हॉस्टल में रहते हैं, एक महीना हम घर चले गए, तो हॉस्टल का किराया पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, क्योंकि बिल्डिंग तो है ना इस्तेमाल के लिए अवेलेबल। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, इनका यकीनन कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई बेनिफिट है, तो बिजनेस ये खर्चे कर रहा है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या हुआ, खर्चे को एक्सपेंस कब बनना चाहिए, खर्चे को एक्सपेंस किस पीरियड में बनना चाहिए, जिस पीरियड में उसका बेनिफिट कंज्यूम हो रहा है। तो जब इस बंदे की सर्विस जून में हम ले रहे हैं, तो सैलरी एक्सपेंस भी कब आना चाहिए, तो हमें जून में एक डेबिट यहां लाना पड़ेगा, वरना हम एक्सपेंस जून में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर यहां भी रहने दें, नहीं, कैश को यहां पीछे खींच लें या अब एंट्री तो टूट गई, इसका और हल करना पड़ेगा। उसका हल ये करना पड़ेगा कि अगर हम जून में इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम ये इकरार कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉय की सर्विस ले चुके हैं, है ना। तो फिर तनख्वाह देनी है ना। तो हम चूंकि सर्विस ले चुके, अब हम पे जिम्मेदारी बन गई कि हमें इसके पैसे, तो लायबिलिटी बन गई। अब ये एक लायबिलिटी क्रिएट होगी। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। इस लायबिलिटी को सैलरी पेएबल भी कह सकते हैं, एक्रूड सैलरी भी कह सकते हैं। नहीं, एक्सपेंस तो जनरल बात है ना। अब जब एक्सपेंस का नाम साथ आ गया तो एक्रूड सैलरी। ये यहां पर क्यों बना ली गई, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। तो फिर ये पेमेंट किस बात की हो रही है, जो हम लायबिलिटी कह चुके थे, हमारा जिम्मा बन गया, अब पैसे दे दिए तो हमारा जिम्मा खत्म हो गया। तो अब डेबिट क्या आ जाएगा, सैलरी। अगर हम इस अकाउंट को इस्तेमाल ना करते, नींद आ रही बहुत, अगर हम इस अकाउंट का इस्तेमाल ना करते तो ये अपाहिज एंट्री कितनी बुरी लग रही थी, है? वो डेबिट वहां चला गया और क्रेडिट यहां चला गया। तो इसको सही करने के लिए हमें इस अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ना। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट है कि पेमेंट का इंतजार करेंगे एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिस पीरियड में उससे बेनिफिट लिया जा रहा है, लेकिन एंट्री कैश यहां क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि कैश बाद में दिया जा रहा है। तो इसके लिए एक बीच में ब्रिज लाना पड़ता है, जो हमारी एक लायबिलिटी बन रही है। ओके, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट तकरीबन एक ऐसी बात है कि पैसे जब जेब से जाए तब कैश क्रेडिट करना है, और जब हम बेनिफिट कंज्यूम कर लें तो एक्सपेंस तब आना है। और अगर दोनों डिफरेंट पीरियड में चले गए तो साथ हमें पेएबल का सहारा लेना पड़ रहा है। ये उलट भी हो सकता था, एम्प्लॉय को तनख्वाह मई में दे देते, कि कौन सी तनख्वाह, वो जो उसने जून में काम करना है। ये उलट भी हो सकता था, हाँ हो सकता था, ऐसा हो सकता था, वो पैसे पहले ले देता, हो सकता था ऐसा। तो अभी इस वक्त जो इतनी बात की है, इसका अभी मेन कंक्लूजन जो मैं चाह रहा हूं कि आप इसको रिटेन करें, फिर आगे चलते हैं कि पैसे जेब से जाना एक अलग बात है और एक्सपेंस इनकम होना एक अलग बात है। ये बात क्लियर हो गई। और एक्सपेंस को किस पीरियड में एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, जब उससे हमें बेनिफिट मिल जाए। बिल्कुल इसी का उलट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैश डेबिट क्यों हो रहा है, सेल्स क्रेडिट क्यों हो रही है, जब गुड जा रही है, क्योंकि हमारी अर्निंग बन रही है, इनकम बढ़ रही है हमारी,
तो अगर उधार पे बेच देते तो क्या इनकम ना बढ़ती? बढ़ती। इसका मतलब कैश डेबिट होना और रीजन है कि कैश इनफ्लो है, और सेल्स का क्रेडिट होना और रीजन है। जिस तरह खर्चे के बारे में मैंने कहा, एक्सपेंस किस पीरियड में एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए? जब उससे रिलेटेड बेनिफिट। इनकम उस पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए जब हमारा हक बन जाए, जब हम उसको अर्न कर लें। अच्छा, कैसे अर्न कर लें? गुड्स बेचने की इनकम है तो गुड्स बेच लें, सर्विस रेंडर करने की इनकम है तो सर्विस रेंडर कर दें, तो ही हम उसको अर्न कर रहे होंगे। तो एक्सपेंस उस पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें उसका बेनिफिट कंज्यूम हो, इररिस्पेक्टिव के पैसे पहले जा रहे हैं कि बाद में जा रहे हैं। और इनकम उस पीरियड में इनकम बननी चाहिए जब उसको अर्न कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव के पैसे पहले मिल रहे हैं या बाद में मिल रहे हैं। ये होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये एक्सपेंस से रिलेटेड बात हो गई कि जो की कॉन्सेप्ट है कि एक्सपेंस उस पीरियड में, रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्डेड। वैसे अंग्रेजी का वर्ड रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? पहचानना ना। तो एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज, मतलब एक्सपेंस को एक्सपेंस पहचान लेना, एक्सपेंस मान लेना, रिकॉर्ड कर लेना। उस पीरियड पे रिकॉर्ड होना चाहिए जिससे ये रिलेट कर रहा है। और क्या मतलब एक्सपेंस रिलेट कर रहा है? जब इसका रिलेटेड बेनिफिट कंज्यूम हो रहा है, इररिस्पेक्टिव के पेमेंट की टाइमिंग जो भी हो। ये एक्सपेंस से रिलेटेड रूल हो गया एक्रूअल कॉन्सेप्ट का, और इनकम से रिलेटेड हो गया इसी तरह की चीज बना के कि इनकम तब रिकॉग्नाइज होनी चाहिए ये हो गई बात एक्सपेंस से रिलेटेड, और ये हो गई बात इनकम से रिलेटेड। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट है कि इनकम उस पीरियड में इनकम बननी चाहिए जिसमें वो अर्न की जा रही है, इररिस्पेक्टिव के पैसे कब आ रहे हैं। एक्सपेंस उस पीरियड में एक्सपेंस बनना चाहिए जिससे वो रिलेट कर रहा है, यानी जब उससे मिलने वाला बेनिफिट कंज्यूम हो रहा है, पैसे चाहे जब मर्जी जा रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन? क्योंकि जिस तरह पहले मैं आपको पिछली 3 क्लासेस में कर रहा था, ये भी मैं आपको रिवाइज ही करके देता हूँ। मतलब आई अज्यूम कि आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है, तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसलिए इसके हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि क्लियर नहीं है या कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछें, फिर मैं आगे कैलकुलेशन और अकाउंटिंग की तरफ जाता हूँ। कुछ नहीं पूछना है? सारा आता है? चल ठीक। जी सर, जैसे इमरजेंसी हो गया, मुझे मंथ के बीच में कहते हैं कि मैं सैलरी जल्दी चाहिए, सर तब क्या होगा? मुझे आधी सर्विसेज तो दे चुका होगा, तब तक आधी उसने आगे देना, तो सर वो पेबल हो गया, फ्री पेड हो गया? मैं देता हूँ जवाब इसका। यहाँ तक नोटेड? अच्छा, चूंकि ये रिवीजन और ओवरव्यू है, इसलिए मैं बस एक एक सवाल से ही चीज़ रिवाइज कराऊंगा। बाकी अगर आपको इसमें मजीद पूछने होंगे तो अलग से पूछ लीजिएगा, लेकिन रिवीजन या सिर्फ ओवरव्यू की वजह से बस एक एक सवाल। इसके 4 सिनेरियो बन सकते हैं।
इस कॉन्सेप्ट के 4 सिनेरियोज हैं, एक्सपेंस के 2, इनकम के 2। क्योंकि एक जो इशू वाली चीज नहीं है, जैसे जिस महीने का एक्सपेंस उसी महीने पे हो गया तो क्या एंट्री हुई, एक्सपेंस डेबिट, और ना कैश के क्रेडिट होने में कोई एतराज, ना एक्सपेंस की टाइमिंग में कोई मसला। तो ये तो इशू ही नहीं है ना। इशू तब है जब एक्सपेंस और पेमेंट इधर उधर हो जाए। तो इस हवाले से एक्सपेंस से 2 ही सिनारियो हो सकते हैं, एक्सपेंस पहले है पेमेंट बाद में है, या फिर पेमेंट पहले एक्सपेंस बाद में। और यही 2 सिनेरियो इनकम के हवाले से है। तो ये 4 सिनेरियो मैं 4 सवालों के साथ आपके सामने लाता हूं, इनकी कैलकुलेशन भी और इनकी अकाउंटिंग भी। पहले बात करते हैं वो एक्सपेंस जिसमें पेमेंट हो रही है पहले, प्री पेमेंट। एक डाटा से उसकी कैलकुलेशन भी सिखा देता हूं और अकाउंटिंग भी सिखा देता हूं। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेशन भी और वो एंट्रीज भी सवाल की शक्ल में सिखा रहा हूं। फर्स्ट अप्रैल 2020 को एक कंपनी ने अपने एसेट्स की पहली दफा इंश्योरेंस कराई और 72,000 प्रीमियम पे किया, और ये 12 महीनों को कवर कर रहा है, जो कि 1 अप्रैल से गिने तो 31 मार्च को जाके 12 महीने पूरे हो रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? होता तो एक्सपेंस है, होती क्या चीज़ है ये? इंश्योरेंस वालों को एक फीस दी जाती है और वो हमारे एसेट्स या जिस चीज़ की भी इंश्योरेंस करा रहे हैं उसकी हिफाजत की ज़मानत इस तरह ले लेते हैं कि अगर इसको कोई नुकसान पहुंचा तो हम आपको उसको नुकसान पूरा कर देंगे। तो ये उस बात की फीस ले रहे होते हैं। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है। जिंदगी भर को नुकसान पहुंचा तो नहीं, एक टाइम पीरियड तय होगा। तो इस 72,000 रुपये फीस ने इन 12 महीनों को कवर किया। फिर 2021 आया, ये डाटा है और मुझसे रिक्वायर्ड है इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज, ये रिक्वायर्ड है फॉर द ईयर्स एंडिंग दिसंबर 31, 2020 एंड 2021। नहीं लिखने की तेरे जो आप लोग रजिस्टर खोल के बैठे हैं और ये जो स्टेशनरी आपके पास है किस लिए? लिखने के लिए है भैया।
और ये जो लोग पिक्चर्स ले रहे होते हैं ना कि चलो पिक्चर ले लेते हैं बाद में लिख लेंगे, ये बात नहीं आनी है आपकी। अगर अभी नहीं लिख रहे तो बाद में क्या ऐसा हो जाएगा कि आप लिखने लग जाएंगे। आपको जो पूरे FAR 1 में मुझसे आप तक पहुंच रहा है ना, वो आपका ये रजिस्टर है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। बहुत अच्छे तरीके से मुराद ये है कि राइटिंग तो जो जैसी भी है, लेकिन जो कर रहा हूं बोर्ड पे, जो लिखवा रहा हूं वो लिखे तो सही ना कम से कम। आप तो नोट्स पर पढ़ेगा ले लें, FAR 1 के कौन से पढ़े हैं? सेल करें ना FAR 1 के क्या नाम है चैप्टर का? है फ्रॉड हो रहा है यार आपके साथ। मैंने तो कोई 600 के कौन से हैं जो मेरे नाम पे वो है? वो कॉस्ट के पास से पढ़ रहे हैं। अच्छा, कॉस्ट के हैं? है नहीं क्या? अभी तो हमने R1 शुरू ही नहीं ना किया, पहले R1 तो शुरू कर लें। अब जब R1 शुरू कर लेंगे तो हर चैप्टर के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन आंसर के नोट्स दिया करूंगा। यानी अभी अगले वीक से हम प्रॉपर स्टार्ट कर लेंगे IAS 16 से डेप्रिसिएशन। अगर हमने पढ़ा भी हुआ है तो वो चूंकि फुल फ्लैज FAR 1 के सिलेबस में है, तो मैंने फिर जीरो से ही वो प्रॉपर पढ़ाना है, रिवीजन नहीं, प्रॉपर पढ़ाना है। तो उसके फिर जो क्वेश्चन आंसर के नोट्स हैं वो आप कॉपी से ले रहे होंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा हर चैप्टर के। हैं आज की क्लास देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, अगर इसको समेट पाया तो। क्या जी? अगर जिंदा रहा तो इंशाल्लाह जरूर कराऊंगा। वो बस देखना ये है कि मैं किस मौके पे कराऊं, यानी अभी कराऊं या जिन चैप्टर्स में जाके उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब कराऊं। क्योंकि अभी जो चैप्टर पढ़ाने लगा उसके बाद उसके लिए इसकी ज़रूरत मुझे ज़रूर थी, एक्रूअल कॉन्सेप्ट की, मैचिंग कॉन्सेप्ट की। बैड डेट की इतनी ज़रूरत नहीं है अभी, वो जिस चैप्टर में पढ़ेगी उससे पहले करा दूंगा। नोटेड? अच्छा, अगर आप तकल्लुफ में आके सर ने अब कह ही दिया है लिखने का, लिख रहे हैं, तो लिखना वो है जो कल आपको पता चले क्या है। अगर आपने सिर्फ ये चीज लिख ली है और ये ऊपर नहीं लिखा है तो अपने आपको मजीद कंफ्यूजन में डाल देंगे आप। मैंने इस चैप्टर को अभी मैंने कहा कि 4 सवाल कराने। किस बात के 4 सवाल कराने? मैंने 4 सिनेरियोज हैं अलग अलग। तो अगर आप सिनेरियो की हेडिंग ऊपर लिखेंगे नहीं तो घर जाके क्या पता चलेगा क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। वन भी लिखा था। तुम लिखो सर, तुम लिखो ये ऐसी लाइन लगाओ सर। क्या जी? तो आप पूछा कोई? नोटेड भाई? अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, अकाउंटिंग ईयर क्या है इस सवाल में? हाँ जी, जनवरी से दिसंबर। कैसे पता चल रहा है? वो रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग के सवालों के अंदर हम बुक्स बना रहे हैं, टी अकाउंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बना रहे हैं, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, और वो फॉर जौन से ईयर बना रहे हैं तो वो अकाउंटिंग ईयर ही है। तो अक्सर हमें रिक्वायरमेंट से पता चला करेगा कि अकाउंटिंग ईयर क्या है। जिससे इंश्योरेंस कराई 1 अप्रैल को उसको हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया। ये जो एक्रूअल प्रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मैंने अभी पहला सिनेरियो बताया है, इसको हैंडल करने के, इसको अकाउंट फॉर करने के 2 अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच ये है कि एक्सपेंस पे तो बहरहाल कर ही रहे होंगे, या नहीं कभी नहीं पे करना, पे तो कर रहे होंगे। तो एक अप्रोच ये है कि पेमेंट जब भी हो रही है ये सोचे बगैर कि उसका बेनिफिट इस साल कंज्यूम हुआ है या पिछले साल हुआ था या अगले साल होगा, बस उसको एक्सपेंस मान लें। साल के एंड में आके देख लें कि क्या कम ज्यादा करना है। यही अप्रोच ज्यादा चलती है और मैं यही अप्रोच कर रहा हूं। तो 1 अप्रैल को क्या काम हो रहा है? कैश पे हो रहा है ना। तो 1 अप्रैल को
कंपैरिजन करने में मैं यहाँ भी 2021 करूंगा, कंपैरिजन की वजह से मैंने ये इधर जगह खाली छोड़ी। 1 अप्रैल को क्या हो रहा है जी? पेमेंट हो रही है ना? तो पैसे जा रहे हैं कैश क्रेडिट और एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस का वर्ड भी काफी है, इंश्योरेंस प्रीमियम लिखना है, इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखना है, काफी है, इंश्योरेंस का वर्ड भी काफी है। 72,000 पेमेंट हुई, एक्सपेंस नहीं नहीं भाई, कह रहा हूं है ऐसे ही है। लो, मैं कह रहा हूं, मैं एतराज नहीं करें, मैं कह रहा हूं ऐसे ही होता है। मैं को आपको मतलब पहली नहीं बना रहा कि बताएं जरा कोई गलती तो नहीं है, मैं कह रहा हूं ऐसे ही है, ऐसे ही करना है। एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, ये जो जितने भी नाम बनाए गए हैं इनका इस्तेमाल है ही क्या? अकाउंटिंग हो ही क्यों रही है? एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्डिंग क्यों की जा रही है? रिपोर्टिंग के लिए ना। अगर रिपोर्टिंग ना होती तो फिर क्या करना था इसको रिकॉर्ड करके? हमें रजिस्टर भरने थे। तो असल है रिपोर्टिंग। आप लोग यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं? एग्जाम्स के लिए ना। तो रिपोर्टिंग की वजह से, रिपोर्टिंग के लिए सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। रिपोर्टिंग कब होनी है? ईयर एंड पे। तो हमें अगर सारा साल के दौरान हमने अगर कोई खास तमीज नहीं भी की कि एक्सपेंस था कि एसेट था, साल के एंड पे चलो जाके कर लेते हैं, तो भी गुजारा चल जाएगा कि नहीं? आपने सारा सेशन नहीं पढ़ा लेकिन एग्जाम की छुट्टियों में इतना पढ़ लिया कि पेपर पास हो गया, तो चल गया ना गुजारा। तो हम सारा साल के दौरान इस परेशानी में नहीं पड़ेंगे आसानी के लिए कि क्या किन महीनों का एक्सपेंस है, किन महीनों का नहीं है। तो जो पे हो रहा है बस एक्सपेंस है, एक्सपेंस। लेकिन अब वक्त आ गया ईयर एंड का, अब जरूरी है एडजस्टमेंट करना। तो ईयर एंड पे जाके एक काम किया जाएगा कि कैलकुलेशन की जाएगी। कैलकुलेशन जो की जाएगी कि जो हमारा 72,000 है ये किस 12 महीने को कवर कर रहा है? सही है मैंने? ये 72,000 इन 12 महीने को कवर किए हुए है। जबकि हम इस वक्त जिस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस ईयर की हम फाइनेंशियल बनाना चाह रहे हैं, वो कौन सा है? कहां से कहां तक? 1 जनवरी से ये हमारा अकाउंटिंग ईयर, ठीक है? सही है। इस 72,000 का बेनिफिट इन 12 महीनों से रिलेट कर रहा है ना। हमारे अकाउंटिंग ईयर में कितने फॉल कर रहे हैं? तो ये जो हमारे अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहे हैं इनको एक्सपेंस बनना चाहिए। इनका बेनिफिट कब आएगा? तो ये भी एक्सपेंस नहीं बनना चाहिए ना। अभी इस एंट्री से क्या हुआ? बन गया। कितना नहीं बनना चाहिए? कैसे? 72,000 इंटू 3 कितना? 18। ये 18 2020 के एंड तक एक्सपेंस नहीं बनना चाहिए ना, लेकिन इस एंट्री से क्या हुआ है? बन गया हुआ है। तो एक्सपेंस में ज्यादा चला गया, निकाल लेते हैं 18,000। लेकिन पे तो हो गया है, इसका बेनिफिट बाद में मिलेगा। तो ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना है वो क्या होता है? एसेट। प्रीपेड नहीं, एसेट। तो इसको हम चूंकि पे कर चुके हैं इसलिए इसके लिए नाम इस्तेमाल हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। और ये इस नाम का हम एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं। चूंकि एसेट क्रिएट कर रहे हैं इसलिए ये डेबिट हो रहा है। इस एंट्री करने से इंश्योरेंस डेबिट 72,000, इंश्योरेंस क्रेडिट 18,000। अब पूरे साल को जब क्लोज करेंगे तो इंश्योरेंस अकाउंट में कितना बैलेंस रह जाएगा? 54,000। और ये 54,000 वही है जो इनमें से इन 9 महीनों से रिलेटेड, इन 12 महीने का है ना 72,000। इसका कितना बेनिफिट हम अपने ईयर 2020 में यूज कर चुके? 72,000 इंटू, तो ये हमारे अकाउंट में 54 नजर आ जाएगा। मेरे अजीब अजीब शक्लें बना रहे हैं। ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा हुआ जिंदगी। ये 2020 में इसकी अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग रिपीट कर रहा हूं, जो पे किया सब एक्सपेंस। साल के एंड पे आके साफ करेंगे कि कितना ज्यादा एक्सपेंस बना दिया। तो जो ज्यादा बना दिया वो एक्सपेंस से निकाल के एसेट बना देंगे। ठीक है जी, यहां तक?
इधर मैंने एक एंट्री करनी है। 1 अप्रैल 21 को क्या हुआ? जी, इंश्योरेंस डेबिट कैश पे किया। फिर वही बात, ये एक प्रैक्टिस बन गई अकाउंटेंट की कि जो पे कर रहा है बस एक्सपेंस, तो इंश्योरेंस डेबिट और अच्छा, ये तो मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट, उसकी एंट्रीज, ये सब बता रहा हूं। उसके बाद एंड पे मैं आपको कुछ रट्टे शट्टे भी बता दूंगा। समझ आ गया? लेकिन याद रखने के लिए अगर कुछ टिप्स पता चल जाए तो वो भी बता दूंगा। कितने से करूं एंट्री? 96 जी। कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत आया, ये भी समझ नहीं आया, ये आ गया? क्या समझ आया? क्यों? ये तो नजर आ रहा है, समझ कैसे आ रहा है? ये तो वो बताया जो नजर आ रहा है, समझ क्या है? हाँ, कैश क्रेडिट, ठीक है। और इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंस है, वो डेबिट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, सही समझ आ गया। फिर ये क्या किया? चलिए दोबारा सुने। ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया किसी को, इसका हो क्या रहा है इधर? 2020 में 1 अप्रैल को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट की पहली सिचुएशन बनाई है मैंने, जिसमें एक्सपेंस बाद में है, पेमेंट पहले। इसमें तरीका क्या होगा कि जब पेमेंट हो रही है एक्सपेंस है, सोचे समझे बगैर कि ये इस पीरियड से रिलेट कर रहा है, पिछले पीरियड से रिलेट कर रहा है कि अगले पीरियड से रिलेट कर रहा है, बस जो आ रहा है बस डाले जाओ एक्सपेंस में। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। यहां क्या हुआ? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। क्यों? पे कर रहे हैं एक्सपेंस, पे कर रहे हैं एक्सपेंस, पे कर रहे हैं एक्सपेंस। एक चीज, साल के एंड पे आके हिसाब किताब करेंगे कि कहीं पर कुछ गलत तो नहीं हो गया। अब वो जब साल के एंड पे आके हिसाब किताब होगा तो यहां नजर आ रहा है कि ये 72,000 जिन 12 महीनों का है, वो 12 महीने तो अभी हमारे इस ईयर में इस्तेमाल ही नहीं हुए ना। अकाउंटिंग ईयर क्या है इस सवाल में? 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20। तो इन 12 महीनों की अगर विंडो में देखें तो क्या ये पूरा इस्तेमाल हो गया? नहीं। कितना इस्तेमाल हुआ? 9 मंथ्स। तो फिर 72,000 में से अगर हमने बेनिफिट ही अभी सिर्फ 9 महीनों का लिया है तो मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्सपेंस किसको बनना चाहिए? 9 महीनों को, यानी ये। लेकिन अभी कितना बन गया? तो बाकी 18 ज्यादा बन गया। उसको क्यों कह रहा हूं मैं ज्यादा? क्योंकि वो यहां तक का है ही नहीं, वो अगले ईयर से बेनिफिट रिलेट कर रहा है। तो फिर यहां पर वो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है, क्या करें? ये रिवर्स कर दिया और उसको हम कह रहे हैं कि हमारा एसेट है। क्यों? पैसे दे चुके हैं, बेनिफिट फ्यूचर में मिलना है, उसको एसेट बना दिया। ये किया है 2020 में। अब यही काम 2021 में करने जा रहे हैं। पैसे दिए, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। साल के एंड पे आके हिसाब किताब कर लेते हैं। चलिए इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। इन 12 महीनों की कितनी फीस है? अब हम किस अकाउंटिंग ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं? अब हम इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसमें देखते हैं इस 96,000 के कितने महीने कवर हो रहे हैं? 9। तो एक्सपेंस में भी कितने आने चाहिए? 9। 96,000 इंटू 9/12 कितना? अरे यार ये इत्तेफाक से कसम से 72 आया है। ये 72 ये वाला 72 नहीं है। या फिगर बदल दूं? यार बड़े मासूम मासूम लोग हैं, मुझे लग रहा है कलर, मुझे फिगर बदल देनी चाहिए। क्या मतलब, क्या हो गया? अच्छा एक बात, ये तो मैं आप सबको एक बात बता दूं। देखें जो यहां बैठे हुए लोग हैं ये भी, और जो कैमरे की उस पार दुनिया बैठी वो भी, इस बात को जरा समझ लें कि आप हो सकता है OA लेवल में अकाउंटिंग पढ़ के आए हो सकता है कि आपने बाकायदा इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ के पास की हो सकता है कि आपने ICOM BCom PhD पता नहीं क्या क्या किया हो। फिर इसके अलावा ये तो हो गया जो आपने पढ़ा है,
इसके अलावा बेटा हर बच्चे का जो चीजें समझने का लेवल है वो डिफरेंट होता है। किसी को चीज मुश्किल से समझ आ रही होगी, किसी को आसानी से समझ आ रही होगी, कुछ ने चीजें पहले पढ़ी होंगी। अब चूंकि आप हर बच्चा डिफरेंट क्लास से है, क्लास से मेरी मुराद यह है कि पढ़ाई के एतबार से, किसी ने ज्यादा पढ़ा हुआ है, किसी ने कम पढ़ा हुआ है। मेरे नजदीक आप सब यहां पर मेरे स्टूडेंट्स हैं और मेरा जो टारगेट है मिनिमम वो बच्चा है जिसकी प्रोसेसिंग स्लो हो रही है, लेकिन मेरा जो टारगेट कोर्स कंप्लीशन का है वो उनको भी सामने रख के जिसे सर्टिफिकेट लेना है। ये टीचर ने देखना है कि कब कहां कैसे क्लास को कैसे बैलेंस करना है। अब आपको ऐसे में वो बच्चे जिनकी प्रोसेसिंग ज्यादा तेज होती है या उनको चीजें पहले ज्यादा समझ आती होंगी, थोड़ा सा बेटे पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप में से इवन के 40 बच्चे भी बहुत तेज प्रोसेसिंग वाले हैं और उन्होंने इंट्रो टू काउंटिंग बहुत अच्छी तसल्ली से पढ़ के पास की हुई है और आपको लग रहा है कि क्या बच्चों वाले काम हो रहे हैं, तो बेटे मसला यह है कि बाकी 60 बच्चे भी हैं क्लास के अंदर। शुरू में 1-2 सेशन में यह मसला होगा क्योंकि इंट्रो एग्जाम्प्ट हो गई और आप लोगों ने इस खुशी के अंदर कि एक पेपर जाया, चलो बच रहा है, आपने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, वो पेपर ड्रॉप करके, चलो हो गई आपसे गलती, आपने जुल्म कर लिया अपने ऊपर। लेकिन इस बैच को निकलते निकलते 1-2 सेशन लग जाएंगे। तो मेरे बच्चों, मेरे लिए मजबूरी ये है कि मैंने सबको पढ़ाना है। तो जिन लोगों को ज्यादा समझ आता है अच्छी बात है, मतलब मैं आपको टॉन्ट नहीं कर रहा, फैक्ट है आप में से कई बच्चे हैं जिन्होंने अकाउंटिंग अच्छे लेवल पे पढ़ी होगी और इंट्रो टू काउंटिंग भी पढ़ी होगी, लेकिन अब जो वहां 30-40 लोग वो आ ही गए हैं क्लास के अंदर जिनकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है या इंट्रो की एग्जाम्शन की खुशी में उन्होंने वहीं पढ़ना छोड़ दिया था। तो मेरी जगह आकर सोचिए मैं क्या क्लास से निकाल दूं लोगों को? बताएं क्या करना चाहिए मुझे? निकाल दो, फारिग करें, मैं चौक पे उल्टा लड़का दें। तो जो एक बार जब थोड़ा रिदम सेट हो जाए ना, देखें मैंने अभी ये बेसिक्स क्यों रिवाइज कर रहा हूं, आपके सिलेबस में नहीं है एक्रूअल प्रीपेमेंट, ये इंट्रो की चीज है। जो मैंने पिछले 3 क्लासेस के अंदर डेबिट क्रेडिट ट्रायल बनाया है वो FAR1 की चीज नहीं है। ये FAR1 का बैच है या इंट्रो प्लस FAR1 का बैच है? FAR1 का बैच है। इंट्रो प्लस FAR1 प्लान्ड ही अलग है, वो 200 घंटों की क्लास है। इंट्रो प्लस FAR1 वाला बैच अलग चल रहे हैं, वो उनकी तरीका ही डिफरेंट है बेटा। अब क्योंकि FAR1 का सेक्शन बहरहाल है तो मुझे सिर्फ वो बच्चे जिनको थोड़ा सा ज्यादा अभी टाइम लगना था अपने साथ मिलाने के लिए, सबके साथ मिलाने के लिए 7-8 दिन में लगा रहा हूं। अब उसमें सिर्फ गुजारिश ये है आप लोगों से जिनको ये सब आता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि हफ्ता तकरीबन लग जाएगा, अगर हफ्ते बाद आना है तो बेशक हफ्ते बाद आ जाए। कहा था कि नहीं कहा था? मैं फिर कहता हूं, अगर आपको लगता है कि ये सर बच्चों वाली बात पे टाइम जाया कर रहे हैं तो बेटे मजबूरी है, क्लास में बच्चे भी बैठे हैं, मुझे बताना सबको ही पड़ेगा। अगर सीरियसली आपको लग रहा है कि ये आपका वक्त जाया होगा तो आप बेशक परसों क्लास में आ जाए, आज अभी चले जाए क्लास से, ट्यूसडे को क्लास में आ जाए। अगर मैंने अब जैसे मैंने कहा इसके बाद मैंने I16 पढ़ाना है, डेप्रिसिएशन, अब वो बिल्कुल 0 से पढ़ाना है। तो अगर आप उसमें भी ऐसा समझते हैं कि उसकी कॉस्ट की कैलकुलेट करनी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये पढ़ा है कभी? अगर आप समझते हैं कि ये भी बच्चों वाली बात है तो बेटे मुझे इसमें भी 5-6 दिन तो लगेंगे इसमें। तो अगर आप इसको भी स्किप करना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है, ये आपने फैसला करना है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए सब कीमती है, ठीक है? और वो जो जिनके लिए सारी बात की है वो भी इंसान बन के बैठे, ये भी ना हो कि वो सोए पड़े हों, सर वो सॉरी नहीं समझ आया दोबारा बता दें, ये ना करें, ये ना करें। तो जो बच्चे पेशेंस से रह रहे होंगे उनको इसका अजर जरूर मिलेगा। आप सोचें कि बाकी दूसरों का भला हो रहा है, आपके कोर्स में खैरें पढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो मिलजुल के चलना। देखिए सारी क्लास है, मेरे लिए सारे बच्चे हैं, मेरे लिए सब बराबर है, तो मैंने तो सबको सामने रख के एफर्ट करनी है। तो शुरू में थोड़ा पेशेंस ज्यादा करना पड़ेगा जिनको पहले ही काफी कुछ आता है। ठीक है जी, तैयार है? जी क्लास थोड़ा सा एक्टिविटी पढ़ा करें, आप बहुत स्लो पढ़ते कैमरा रोकना जरा। अच्छा, अभी ऑफ कैमरा में एक बात समझा रहा था तो मुझे लगा कि चलो कैमरा ऑन ही करा लेते हैं। ये जो कॉलेज है बहरहाल ये एक बिजनेस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आप सीए क्यों कर रहे हैं? क्या करना है सीए करके? पैसे कमाने। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि यहां पर मैं आपको कोई इंसानियत की भलाई और वो कोर्स तो नहीं पढ़ाया जा रहा ना, एक फन है, एक आर्ट है जो आप सीखने जा रहे हैं, उसको आप भी इस्तेमाल करेंगे अपने कमाने के लिए, तो आपको फन सिखाया जा रहा है। तो बहरहाल कॉलेज एक बिजनेस है, आपसे फीस ली गई, उसके अगेंस्ट सर्विस ली जा रही है। लेकिन ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में
और दर्जी से सिलाई करवाने में फर्क है, मोबाइल ठीक कराने में और यहां पर फर्क है, गाड़ी का पंक्चर लगवाने में, कोई और इस तरह की एसी ठीक कराने में, उन बिजनेसेस में और इन बिजनेसेस में एक फर्क है। और वो फर्क ये है कि जो यहां पर मौजूद है, बेशक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पैसे ही कमाने हैं, लेकिन मेरे लेक्चर डिलीवर करने में मेरे सामने मेरे कस्टमर्स नहीं बैठे हुए, मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे हुए। आपको पता है आपकी कामयाबी पे आपके वालिदैन को खुशी होगी और आपकी नाकामी पे उनको दुख होगा। अगर आपने किसी बाइक से, किसी दुकान से बाइक का पंक्चर लगवाया है, अब आप उसकी दुकान से निकलते साथ ही फिर कहीं पत्थर पे लगते बाइक लगती है और फिर पंक्चर हो जाती है, तो वो जो पंक्चर वाला है वो दुखी हो जाएगा? नहीं, खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक सर्विस इन्वॉल्व है, उन्होंने सर्विस दी। ये जो कॉलेज में आके, चूंकि साथ कमर्शियल एंगल बहरहाल है, जो इसको जो बच्चों को ये समझते हैं, लगते हैं जी पैसे दिए हैं, लेकिन ये जो पढ़ाने वाले बेटा आपके सामने खड़े होते हैं ना, ये अपने कस्टमर्स को सर्विस नहीं दे रहे होते हैं। हाँ, रिसेप्शन पे जो लोग मौजूद हैं, कस्टमर डीलिंग है, अकाउंट्स, मार्केटिंग, अदर देन टीचर, जो भी स्टाफ है वो कस्टमर डीलिंग है। लेकिन जो बंदा यहां रूम में आ जाता है, आप उसके कस्टमर नहीं है। ये जो कस्टमर ना होना और बच्चे होना की एक सोच है, ये वो इखलास है जो इन चीजों में असर पैदा कर देगा, जो इन चीजों में आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, जो इन चीजों से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। मैं बेकार बात नहीं कर रहा हूं, मैं काम की बात कर रहा हूं। जब तक ये इखलास बीच में नहीं आएगा ना, ये दिया हुआ नॉलेज आपके किसी काम का नहीं है। हो सकता है पेपर पास कर जाए, हो सकता है पेपर पास कर जाए, लेकिन इस लेक्चर के जो इनटेंजिबल्स हैं वो आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। और इसमें मजीद एक चीज अगर ऐड हो जाए कि जो सामने बैठा हुआ शख्स है, अगर वो भी एक सामने खड़े हुए को एक मशीन समझेगा कि ये ऐसे कर दें, ये कलर कंट्रास्ट ऐसे कर दें, स्पीड थोड़ी सी कम कर दें, कुछ इस तरह की चीजें, मुंह थोड़ा सा पिचका दें, ये इधर से ये साफ कर दें, थोड़ी हाइट ऐसे कर दें, अगर आप इसको कस्टमाइज करने की कोशिश करेंगे, किसी ने अपने अम्मा अब्बा क्यों नहीं कस्टमाइज कराया आज तक? करा लें जाके, सबके अम्मा अब्बा परफेक्ट है? किसी एक के भी नहीं है, किसी एक के भी माँ बाप परफेक्ट नहीं है, आई गारंटी किसी एक के भी नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छी औलाद हैं तो आपको लगेंगे, आप में से एक भी परफेक्ट बच्चा नहीं है, लेकिन अगर मां बाप के हिसाब से सोचेंगे तो आप हैं। इसमें टेंजिबल चीजें नहीं है, इसमें वो इनटेंजिबल इखलास है जो इस रिश्ते को मजबूत कर रहा है। तो ये जो बेशक प्रोफेशनल कॉलेज, कमर्शियल कॉलेज फीस लेके बनाया गया है, आपको नसीहत मेरे बच्चों, ये सिर्फ ये नसीहत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी जात की बात है, आप इस कमरे में जब एंटर हो जाएंगे, आपको क्या लगता है इस 4 महीने में जो यहां मेहनत होगी वो सिर्फ 20,000 रुपए की है? मतलब आप उसको वैल्यू लगाएं तो वो 20,000 रुपए की है। सर कल आपने पढ़ाया नहीं तो 200 रुपए जो है ना वो जाया हो गए। मतलब आप उसको वैल्यू लगा सकते हैं कि 20,000 रुपए की चीज है। अगर आप वाकई इसको वैल्यू लगा रहे हैं ना, तो आपका और मेरा बॉन्ड नहीं बन सकेगा, और जो यहां से और बहुत कुछ ट्रांसफर होना था वो नहीं हो सकेगा। वो जो इस सारे 4 महीने के ताल्लुक का कुछ फैज बनना था या आपकी जिंदगी के अंदर कुछ चीजें ऐड होनी थी, वो नहीं हो सकेंगी। आप प्रोफेशनली भी उतने काबिल नहीं हो पाएंगे। ये तो चलो मैं शायद इखलाकी इमोशनल बातें शुरू कर दी। आप जो यहां सीख के जा रहे हैं, आपके ये कंट्रीब्यूशन है आपकी क्वालिफिकेशन की तरफ। आप जो उसके बाद बन जाएंगे, आपकी लाइफ चेंजिंग चीज हो जाएगी। आप बेटा इसके फूटी कौड़ी भी अपने टीचर्स को रिवॉर्ड नहीं दे सकते। मैं फीस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहरहाल एक कमर्शियल इदारा है, लेकिन जब एक कमर्शियल इदारा बहरहाल स्टूडेंट्स और टीचर्स का एक मुकाबला, एक ताल्लुक बन गया, अब जब तक आप इस टीचर को दुकानदार समझेंगे और इस टीचर की जात में जो चीजें हैं उनको चेंज करने के लिए नजर पड़ जाएंगे। अब आप कहें सर आपकी आवाज जो है ना उसकी पिच कम है, इसको थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आप ऐसा करें, पॉजेस जो लेते हैं ना ये इनको पॉजेस को कम करें, आप 4 दफा पानी पीते हैं सर, टाइम जाया हो रहा है, आप इसको थोड़ा चेंज करें। जब आप इस चीज पे आ जाएंगे ना, तो फिर आपकी नजर में मैं सिर्फ एक मशीन हूंगा जिसको आप कभी 1.5 पे घसीट लेंगे, कभी आप 2 पे घसीट लेंगे, कभी आप 1.25 पे ले जाएंगे। फिर वो जो एक बॉन्डिंग बननी है ना मेरे बच्चों को रह जाएगी। तो अगर आप इस क्लास से या किसी भी टीचर की क्लास से कुछ हासिल करके जाना चाहते हैं जो कि आपकी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको काम आएगा, तो अपना टीचर के बारे में परसेप्शन बदल लें। बेशक ये कमर्शियल इदारा है, बेशक मैं पढ़ाने के पैसे लेता हूं, डॉक्टर्स जो होते हैं हमारे माशरे में, उनको इज्जत से देखा जाता है कि नहीं है? डिपेंड करता है किस बात पे, कि मुफ्त होगा तो इज्जत से देखेंगे, मुफ्त नहीं होगा तो इज्जत से नहीं देखेंगे। जी हाँ, उन चीजों से ना। अब डॉक्टर की इतनी इज्जत क्यों की जाती है? क्यों?
डॉक्टर प्रोफेशन की इतनी इज्जत क्यों है? लाइफ सेवियर है। लाइफ तो खैर अल्लाह ने बचानी है, लेकिन वो जो स्टेप्स ले रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग चलने हैं। तो ये जो आप लोग प्रोफेशनल टीचिंग में आके अपने टीचर से पढ़ रहे हैं, ये क्या है अभी? आपकी लाइफ लॉन्ग कैरियर सेट हो जाना है, आप इसको नहीं दे सकते वैल्यू। और ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं क्यों समझा रहा हूं? मतलब मुझे क्या तकलीफ है इस तरह बोलने की? मुझे क्या फिक्र पड़ी है कि मैं आपको इस तरह की बात समझाऊं? एक बच्चे ने कुछ कहा, मैं इग्नोर कर देता, मैं आगे पढ़ाता, बस मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मुझे? क्योंकि मेरी तरफ से कम एक ताल्लुक जा रहा है और मैं आप लोगों को गाहक नहीं देख रहा बहरहाल। और आप लोगों की अगर मुझे कहीं लगेगा कि अच्छा ये चीज आपको कल को नुकसान पहुंचा सकती है, या आपको अगर कोई नाकामी होगी, मेरे यहां दुख होगा। अगर आप कामयाब होंगे, मुझे खुशी होगी। तो ये बॉन्ड अगर दोनों तरफ से नहीं बन सकेगा, कहीं लीकेज रह जाएगी, तो उसके फिर रिजल्ट उस तरह आ नहीं सकेंगे। और अगर आपको सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बेटा मसला यह है कि मेरी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव तो हैं, तो प्रॉब्लम तो ऐसा ही है, मैंने तो ऐसे ही पढ़ाना है। अब आप चाहें तो ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाएं, चाहे तो क्लास चेंज कर लें। मेरी पर्सनैलिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तो मेरे बच्चों ऐसे ही चलेंगे। चलें आगे। यहां तक पहुंचे हुए थे। 2021 का एंड आ गया है। अब 2021 के एंड पे जब कैलकुलेशन की, तो इस 96 में से कितना है जो इस ईयर से रिलेट नहीं कर रहा? मतलब अगले पीरियड में जा रहा है, अगले 3 महीने। कितना बना? 96 इंटू। तो हमने क्या किया हुआ अभी, इस 96 के 96 को तो क्या करें, 24 निकाल देना इसमें से, बिल्कुल जैसे ये किया था, निकाल देते हैं। ये दोनों मैंने पैरेलल रखी हैं ताकि रिलेट कर सकूं। पे कर रहे हैं एक्सपेंस, पे कर रहे हैं एक्सपेंस। जिसको एक्सपेंस बना दिया, साल के एंड पे देख ले, ज्यादा तो नहीं हो गया? ज्यादा हो गया, एक्सपेंस से निकाल के एसेट बना दे। ज्यादा हो गया, एक्सपेंस से निकाल के एसेट बना दे। यहां तक ओके? अच्छा, अब ये जो एसेट बनाया था, ये हमने क्यों बनाया था? कि ये अगले साल कंज्यूम होगा। अच्छा, ये जो अगले साल की बात थी, ये 2020 की बात थी। अब अगला साल आ गया, तो अब वो अगला साल आ गया हुआ है, तो अब क्या करें? अब इसको एक्सपेंस बना दें। तो साल के शुरू में हम एक काम करेंगे कि वो जो ईयर एंड पे एंट्री की थी उसको पलट देंगे। अगर इसको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सिर्फ, तो 2021 से क्या रिलेट कर रहा है? 2021 से इसमें से 18 और इसमें से कितना हो गया? 90। इन 3 एंट्रीज को गिन ले। इंश्योरेंस डेबिट 18 से, अच्छा ज़बानी बता रहा हूं, टी अकाउंट के बगैर। इंश्योरेंस डेबिट 18, फिर डेबिट कितना हो गया टोटल डेबिट? 24 से क्रेडिट कितना बच गया? 90 बच गया। यानी इस अकाउंटिंग करने से हुआ क्या कि जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक वाकई एक्सपेंस फॉर द ईयर बनता था वो आ गया। प्रोसीजर रिपीट कर रहा हूं। साल के दौरान जो पेमेंट होगी एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। साल के एंड पे देखेंगे इसमें से कितना है जो अगले साल जा रहा है, एक्सपेंस से निकाल के एसेट बना ले, एक्सपेंस से निकाल के एसेट बना ले। और ये जो काम ईयर एंड पे किया है, इस हरकत को अगले साल रिवर्स कर दे। ये चूंकि था ही पहला साल, तो इसलिए यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2020 तो शुरू ही हुआ था ना, इसलिए यहां पर ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। वरना आप इसको अगर साइकिल चला लें तो 3 काम हो गए। साल के शुरू में, सॉरी, साल के दौरान जो पे कर रहे हैं एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, साल के एंड पे इसमें से जो अगले ईयर से रिलेट कर रहा है वो एक्सपेंस से निकाल के एसेट बना लें, और यही काम अगले साल रिवर्स कर दें। तो ये रिवर्स कर दिया। इससे रिजल्ट्स हमारे 2 अचीव हो जाएंगे। एक रिजल्ट ये अचीव हो जाएगा, अच्छा मैं ना पहले ही बता देता हूं कि मंडे के दिन में मैं यही चैप्टर ही पूरा कर पाऊंगा, फिर मैं इंशाल्लाह I16 शुरू करा दूंगा। तो बेटे मंडे को जो छुट्टी करना चाहे मर्जी है, आप बेशक छुट्टी कर लें, बस जिसने पढ़ना है मंडे को वो आ जाए मंडे को। अगर 2020 अकाउंट बनाए,
2020। तो इंश्योरेंस अकाउंट में क्या क्या आ रहा है? फिर और चूंकि ये एक्सपेंस ग्रुप है तो इसका बैलेंस कहाँ ले जाए? ट्रायल से आगे फिर कहाँ जाएगा? सीडी हो जाएगा। एक्सपेंस ग्रुप है, सीडी हो जाएगा। नहीं, एसओसीआई में चला जाएगा। कितना? 54। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रेहेंसिव है जी। यहां से ट्रायल में जाएगा, ट्रायल से आगे एसओसीआई में जाएगा। तो हम कहेंगे जी एसओसीआई में चला गया। आप घर से कॉलेज आए हैं तो घर वाले ही कहेंगे ना कॉलेज गया है। वो ये तो नहीं कहेंगे पहले कॉलेज के गैराज में आया, फिर वहां से कॉरिडोर में आया, फिर वहां से क्लास। वो तो एक क्लास में गया है। तो यहां से गया तो एसओसीआई में है ना, चाहे जितनी गलियां भी लेके जाए, तो वो एसओसीआई में चला गया। इस ईयर की कैलकुलेशन क्या बता रही थी? एक्सपेंस होना कितना चाहिए? हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस $2020 में डेबिट, बस एसेट ग्रुप है, कैरेट डाउन आएगा। और ये कैरेट डाउन कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, एसेट। तो इस अकाउंटिंग से हमें दो रिजल्ट्स अचीव हो गए। जो फॉर द ईयर एक्सपेंस बनता था वो एक्सपेंस में चला गया, और जो ज्यादा पे कर दिया था वो एसेट में चला गया। यही काम 2021 में भी हो गया। $96,000 2021 की एंट्रीज। मजीद डेबिट किया है 18। फिर आखिरी एंट्री 24,000, और इसका नेट एसओसीआई में चला जाएगा। तो जो बनता था वो चला गया। और इसी तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है ये। तो साल के शुरू में क्या होगा? बीडी। और क्या एंट्रीज हो रही है? क्रेडिट हो रहा है 18 से, फिर डेबिट हो रहा है 24 से। ये हो गया पूरा अकाउंटिंग, उसका फ्लो, उसका एंड रिजल्ट। इसको जरा थोड़ा पक्का पक्का कराएं। मंडे को मैं आपको इसका एक स्टूडेंट वाला वर्जन बता दूंगा जिसको आप याद भी रख लेंगे। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट फ्लो हो गया ना, फिर मैं आपको एक स्टूडेंट वर्जन बताऊंगा जो आप याद रख लेंगे। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।